नमस्कार दोस्तों। आज लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम जितने भी प्रतियोगिता एग्जाम हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप पूरा अंत तक प्रश्न देखिए और 50 प्रश्न में आप ये देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आप सही से तैयारी करते होंगे तो आपसे क्वेश्चन समझ में आएगा, बनेगा। यदि आप खिलवाड़ करके पढ़ाई को पढ़ते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए आप देख सकते हैं, अगर पढ़ाई करते हैं सही में तो आप 50 में से ये देखिए कि कितना क्वेश्चन आपसे बना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, गुप्त प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 4, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एनटीपीसी सभी एग्जाम में पूछे गए, वहां से क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप जुड़े रहिए अंत तक और देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन था कि गुप्त प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो किस शासक ने किया था? तो याद रखिएगा, गुप्त प्रतिहार वंश की स्थापना जो है वह किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने किए थे। कौन किए थे? नागभट्ट प्रथम ने किया था। किस वंश की स्थापना? तो याद रखिए, गुप्त प्रतिहार वंश। गुप्त प्रतिहार वंश की स्थापना याद रखिएगा कौन किए थे? तो नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2 नंबर, आपको दिख नहीं रहा होगा तो इधर हम हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था? तो याद रखिए दंती दुर्ग ने किए थे। कौन किए थे? दंती दुर्ग ने। 3 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो याद रखिए गुप्तोत्तर काल जो है, गुप्त उत्तर काल में सबसे ज्यादा अगर आयात किया जाता था तो वह घोड़े का किया जाता था। किसका किया जाता था? घोड़े का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? ठीक है। मौखरी शासकों की जो राजधानी है वो कहाँ स्थित था उस समय? तो याद है कि कहाँ था? कन्नौज में। कहाँ था? कन्नौज में। और कन्नौज जो है वो किस राज्य में है? आप कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज तथा प्रयाग में किसका आयोजन किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज तथा प्रयाग में किसका आयोजित किया था? तो याद रखिए बौद्ध महासम्मेलन का किया था। बौद्ध महासम्मेलन का किया था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा जो है किसके शासनकाल से ही शुरू हो गई थी? ये क्वेश्चन अगर देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुषाण काल में ही याद रखिएगा बाल विवाह प्रथा जो है वह कुषाण काल से ही स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, कुषाण काल से ही। ठीक है, याद रखिएगा कुषाण काल से ही बाल विवाह की प्रथा शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? बिंदक भाग बोलते थे। क्या बोलते? बिंदक भागम बोलते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हर्ष के प्रशासन में अत्यंत युद्ध और शांति का अधिकारी कौन था? तो हर्ष के प्रशासन में अत्यंत युद्ध और शांति का अधिकारी जो था वो कौन था? तो याद रखिए सिंहनाद था। कौन था? सिंहनाद। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि हर्ष के प्रशासन में अश्वसेना का प्रधान कौन था? हर्ष के प्रशासन में अश्वसेना का जो प्रधान था वह कौन था? तो याद रखिएगा कुणाल। कौन था? कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 10 नंबर, हर्ष के प्रशासन में हस्त सेना का प्रधान कौन था? तो हस्त सेना का जो प्रधान था वो स्कंदगुप्त थे। कौन थे? स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि हर्ष के प्रशासन में नागरिक प्रशासन का प्रमुख कौन था? तो कौन था? सामंत एवं महाराज जो होते थे वही क्या होते थे? तो प्रमुख होते थे। प्रशासन में नागरिक प्रशासन का प्रमुख जो है सामंत एवं कौन होते थे? महाराज होते थे। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध थी? तो याद रखिएगा लोहे के यंत्रों के लिए या उपकरणों हेतु जो है ये क्या प्रसिद्ध था? तो तीसरी शताब्दी में वारंगल जो है वह लोहे का जो बनता था हथियार उसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आप देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन की हर्ष नहीं चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान जो है वह किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा प्रतिष्ठानपुर को। किसको? प्रतिष्ठानपुर को। किसका? चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान माना जाता है। चंद्रवंशी शासन का मूल स्थान जो है किसको माना जाता है? तो प्रतिष्ठानपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि हर्षचरित के रचयिता कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित जो है, हर्षचरित के रचयिता जो है कौन थे? तो याद रखिए बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। हर्षचरित के रचयिता जो है वह कौन थे? तो बाणभट्ट थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? तो हर्ष का शासनकाल जो था वह 606 ईस्वी से लेकर 641 ईस्वी तक था। ठीक है, 606 से लेकर 641 ईस्वी तक हर्षवर्धन का
काल था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सम्राट हर्ष की अपनी राजधानी जो था पहले थानेश्वर था, लेकिन वहां से कहां पर स्थानांतरित कर दिए थे? तो याद रखिए कन्नौज में। कहां पर किए थे? कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो कवि बाणभट्ट जो है वह औरंगाबाद के निवासी थे। कहाँ के थे? औरंगाबाद, ठीक है, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि नर्मदा नदी पर हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान किसने रोका था? तो नर्मदा नदी पर हर्ष के दक्षिणावर्ती जो अभियान था उसको किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कि मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो मौर्यों के द्वारा जो सुदर्शन झील जो बना था उसका फिर से पुनः निर्माण जो है वो किसने किया था? तो याद है कि रुद्रदामन प्रथम ने। किसने किया था? रुद्रदामन प्रथम ने किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। कहां पर है? बिहार में। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग जो किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा सम्राट हर्षवर्धन के। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 22 नंबर कि भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई थी? तो भारत में नारियल की खेती जो है याद रखिएगा सातवाहन काल से ही स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? सातवाहन काल से शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 23 नंबर कि कोशय शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? तो कोशय शब्द का प्रयोग जो है वो किस लिए किया गया था? तो रेशम के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? रेशम के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 24 नंबर कि गुप्त उत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था वो कौन था? तो याद रखिए कन्नौज जो था वही मुख्य केंद्र था, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं आप अगर सही से देख रहे हैं शुरू से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में आपको ये ना पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, क्योंकि अब कंपटीशन जो प्रतियोगिता एग्जाम बहुत ही टफ हो चुका है तो क्वेश्चन इसी तरह से लाया जाता है। तो आप अंत तक जुड़े रहें और देखिए कि कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन था? तो कौन था? मथुरा था। कौन था? मथुरा था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व जो था वो किसके हाथ में था? तो ग्राम सभा के हाथ में था। किसके हाथ में? ग्राम सभा के हाथ में था। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देख सकते हैं भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन माना जाता है? ठीक है, तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहा जाए भारत का तो वह नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कि भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? तो भीनमाल की यात्रा जो है वो किस चीनी यात्री ने की थी? तो याद रखिए हेनसांग ने किया था। किसने किया था? हेनसांग ने किया था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 29 नंबर कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण जो है किस समय किया था? तो याद रखिए 672 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 672 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो याद रखिए बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर हर्ष के 3 प्रसिद्ध नाटक कौन से थे? तो हर्ष के 3 प्रसिद्ध नाटक जो है वो कौन था? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद था। कौन था? नागनंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देख सकते हैं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? तो प्रियदर्शिका के रचयिता जो थे वो कौन थे? हर्षवर्धन थे, ठीक है। प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। अगला क्वेश्चन है रत्नावली के रचयिता कौन थे? तो प्रियदर्शिका बोला जाए, रत्नावली बोला जाए और नागनंद बोला जाए, इन सभी के रचयिता जो है वह कौन थे? हर्षवर्धन। तो एक बार और देख लीजिए बढ़िया से, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ठीक है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये तीनों के रचयिता जो है वह कौन है? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो इसको देखते रहना है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर जजमानी व्यवस्था किस काल में सामाजिक संरचना का नया प्रकार बनी? तो जजमानी व्यवस्था जो किस काल में सामाजिक संरचना का ये नया प्रकार बनी थी? तो याद रखिए उत्तर गुप्त काल में। कब? उत्तर गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन आप 36 नंबर देख सकते हैं कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो हर्षवर्धन जो थे वो किस वंश से संबंधित थे?
तो पुष्यभूति वंश से। किससे? पुष्यभूति वंश से हर्षवर्धन संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 37 नंबर कि नरसिंह द्वितीय किस वंश का शासन था? तो नरसिंह द्वितीय किस वंश का शासक था? तो याद रखिए पल्लव वंश के थे। कौन से वंश के? तो पल्लव वंश के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 38 नंबर कि यशोवर्मन, देखिए यहाँ पर यशोवर्मन किस क्षेत्र का शासक था? ठीक है, तो यशोवर्मन किस क्षेत्र का शासक था? तो याद रखिए कन्नौज का। किसका? कन्नौज के शासक थे। अगला क्वेश्चन आप 39 नंबर देख सकते हैं कलिंग प्रथम किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग प्रथम किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखिए चोल वंश से। किससे? चोल वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 40 नंबर हर्षवर्धन ने चीन में किसके दूत भेजा था? तो हर्षवर्धन ने चीन में किसके दूत भेजा था? तो याद रखिए पुष्यभूति जो वंश थे उसी के दूत को भेजे थे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर नरसिंह द्वितीय ने चीन में दूत किस वंश की ओर से भेजा था? तो कौन सा वंश? पल्लव वंश की ओर से। नरसिंह द्वितीय ने चीन में, ठीक है, दूत किस वंश से भेजे थे? तो याद रखिए पल्लव वंश की ओर से। अगला क्वेश्चन 42 नंबर कि यशोवर्मन ने चीन में दूत किस राज की ओर से भेजा था? तो याद रखिए कन्नौज राज की ओर से। ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि लगता है थोड़ा सा डाइवर्ट करने वाला माइंड को, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो कलिंग प्रथम ने चीन में दूत किस वंश से भेजे थे? तो याद रखिए चोल वंश की ओर से। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आप लोग जानते हैं, अभी जस्ट हम चर्चा किए थे कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किए थे? कन्नौज में। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 45 नंबर हर्षवर्धन के समय कन्नौज का धार्मिक महत्व किस कारण बढ़ा? तो हर्षवर्धन के समय कन्नौज का धार्मिक महत्व जो है वह बौद्ध महासम्मेलन के कारण बढ़ा था। ठीक है, बौद्ध महासम्मेलन के कारण बढ़ा था। 45 के बाद 46 नंबर देखिए हेनसांग किस देश की यात्री था? तो हेनसांग जो है किस देश की यात्री था? तो याद रखिए चीन का। कहाँ का? चीन से आए हुए थे हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिसांग किस देश का प्रसिद्ध यात्री था? तो ये भी कहाँ के थे? चीन के थे। हेनसांग हो इतिसांग हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को रोकने वाला चालुक्य शासक कौन था? तो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर नालंदा विश्वविद्यालय किस विषय की शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो याद रखिए बौद्ध दर्शन एवं उच्च शिक्षा के लिए। 50 नंबर के गुप्त उत्तर काल में प्रमुख व्यापारी केंद्र के रूप में कौन सा नगर प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? तो याद रखिएगा कन्नौज। कौन सा था? कन्नौज। तो आज का जो भी क्वेश्चन रहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो सभी प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे जाते वैसे प्रश्न को लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम चैप्टर वाइज 50 प्रश्न का सेशन लेकर आए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न को हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। क्या हुआ? जय हिंद।